हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, कुछ परेशानी के कारण, कुछ दिक्कतों के कारण मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। साथियों, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज यानी 14 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अब आज के अपने पहले प्रश्न की। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा हूं। ये चर्चा में रहा है हाल ही में, तो ये किस राज्य में स्थित है? कौन सा? तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, आपका ऑप्शन है बी महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन है सी मध्य प्रदेश, या आपका ऑप्शन है डी तमिलनाडु। तो साथियों, अभी रिसेंटली तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। अब इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, वो किस राज्य में स्थित है? वो है महाराष्ट्र में। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? महाराष्ट्र में। आपका ऑप्शन बी सही हो गया, महाराष्ट्र में। अब हम चर्चा करेंगे अपनी खबर पहली के रूप में। किसकी? तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य की। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है और क्यों चर्चा में रहा है? तो ये बात जान लो साथियों, रिसेंटली इसके आसपास के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है कि आप जो है 1 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर के दायरे में आप पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर सकते हो। कौन सा क्षेत्र? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित कर सकते हो आप। कितने किलोमीटर के दायरे में? 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। अगर इसकी इंग्लिश की बात करूं साथियों, तो ये हो गया ESZ, इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर के दायरे में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। ठीक है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने किसको? इसको, कौन से? तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को सुप्रीम कोर्ट ने 1 किलोमीटर के दायरे में अपना पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने के लिए मान्यता दे दी है। तो ये कहां पर है साथियों? ये है महाराष्ट्र में। कहां है साथियों? ये है महाराष्ट्र में। आपको पता होगा महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है साहब? एकनाथ शिंदे हैं। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। साथियों, अगर मैं बात करूं एक और वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो साथियों संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां स्थित है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। कौन सा? संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। कभी कभी पूछ लेता है, कौन सा? संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों, संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां स्थित है? ये भी कहां है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहां है साथियों? ये भी महाराष्ट्र में है, संजय गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। सीएम मैंने आपको बता दिए हैं एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में डिना बोलार्टे को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति घोषित किया है? तो साथियों, मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि जितने भी कोई भी घटना पहली बार हो रही है, पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बन रही है, पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बन रही है, कोई पहली बार महिला किसी क्षेत्र विशेष में जा रही है नियुक्त होकर के, या महिला या पुरुष, कुछ भी ऐसा चीज, ऐसी घटना कोई पहली बार हो रही है ऐतिहासिक दृष्टि से, तो उन प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप उनको बड़ी ही ध्यान से देखा करिए। हाल ही में डिना बोलार्टे को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, आपका ऑप्शन है बी नीदरलैंड, आपका ऑप्शन है सी पेरू, या आपका ऑप्शन है डी फिजी। तो साथियों, अभी हाल ही में डिना बोलार्टे को पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है। किसको? डिना बोलार्टे को पेरू। पेरू कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। कौन सा? पेरू। किसकी बात कर रहा साथियों? मैं डिना बोलार्टे की बात कर रहा हूं। ये डिना बोलार्टे क्या चुनी गई है? राष्ट्रपति चुनी गई है। क्या चुनी गई साथियों? ये चुनी गई है राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति।
पहली महिला राष्ट्रपति। कौन सी? पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कहां की चुनी गई हैं? ये चुनी गई है पेरू की। कहां की साथियों? ये चुनी गई है पेरू की। पेरू कहां का एक देश है? पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। ठीक है साथियों, पेरू दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं पेरू। ठीक है साथियों, मैं इधर लिख रहा हूं आपको पेरू। पेरू, अगर मैं पेरू की कैपिटल की बात करूं साथियों, तो पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है साथियों? लीमा। पेरू की कैपिटल, ये क्या साथियों? पेरू की कैपिटल। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। अगर मैं बात करूं पेरू की करेंसी की, अगर मैं बात करूं पेरू की करेंसी की, तो पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल है किसकी करेंसी? पेरू की। पेरुवियन सोल। पेरुवियन सोल क्या है? करेंसी। क्या है साथियों इसकी? करेंसी। कहां की? पेरू की। दक्षिण अमेरिका का एक देश है क्या? पेरू। मैंने इसकी कंट्री लिख दी है, कैपिटल लिख दी है क्या? लीमा, और करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल। अगर मैं पेरू की राष्ट्रपति की बात करूं तो साथियों भी हाल ही में ये पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। कौन? ये डिना बोलार्टे। कौन? डिना बोलार्टे। अगर मैं दोस्तों बात करूं भी हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री भी 16 महीने के बाद में पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, 16 महीने कुछ नहीं हुआ था यहाँ पेरू कंट्री में, तो उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं बेटसी सावेज। कौन? बेटसी सावेज। मैं किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? मैं बात कर रहा हूँ पेरू के प्रधानमंत्री की। पेरू के प्रधानमंत्री। तो साथियों पेरू के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं बेटसी सावेज। बेटसी सावेज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। बेटसी सावेज पेरू के कौन बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए मैं आपको मैप में बता दूं, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है ना साथियों। तो दक्षिणी अमेरिका के एकदम पूर्वी हिस्से का एक देश है। कौन सा? पेरू। कौन सा देश है? पेरू। मैंने इसकी कैपिटल आपको बता दी है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वीं विश्व आरोग्य कांग्रेस, कौन सी विश्व आरोग्य कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? बात करेंगे हम विश्व आरोग्य कांग्रेस की। कहां किया गया साथियों? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, आपका ऑप्शन बी है पंजाब, आपका ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या आपका ऑप्शन डी है गोवा। तो साथियों अभी हाल ही में 9वीं विश्व आरोग्य कांग्रेस का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है गोवा में। कहां किया गया साथियों? गोवा में। आंसर आपका डी सही हो गया। आंसर आपका डी सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? गोवा पर। कृपा कहां रुकी थी? गोवा पर। 9वीं विश्व कांग्रेस, 9वीं आरोग्य विश्व कांग्रेस किसकी बात कर रहे हैं हम? 9वीं विश्व आरोग्य कांग्रेस की बात करें। अब ये कहीं ना कहीं आरोग्य रिलेटेड है, तो आरोग्य से रिलेटेड क्या हो गया? यानी कि आयुर्वेद से संबंधित हो गया। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि ये किस लिए आयोजित की गई है। तो ये साथियों ये आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। किसको? आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इस आरोग्य कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस आरोग्य कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहां किया गया? गोवा में। कहां किया गया? गोवा में। ये चिकित्सकों, पारंपरिक वैद्यों, छात्रों उनके बीच और इस आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, चिकित्सकों, छात्रों और आयुर्वेद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद क्षेत्र को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए, आयुर्वेद क्षेत्र को एक वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए इस आरोग्य कांग्रेस का आयोजन किया गया। वैश्विक स्तर पर प्लेटफॉर्म देने के लिए इस आरोग्य कांग्रेस का आयोजन किया गया। कांग्रेस मतलब होता है साथियों मीटिंग, कांग्रेस का होता है समिट, एक बैठक। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? एक बैठक। ठीक है, तो किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए? आयुर्वेद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है साथियों, अब ये मैं बात कर लेता हूं कहां पर हुई है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं साथियों ये कहां आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई कहां? गोवा में। कहां आयोजित की गई साथियों? ये आयोजित की गई गोवा में। अब मैं अगर गोवा की बात करूं तो गोवा के पीएम कौन है और गोवा की कैपिटल, गोवा के सीएम कौन है और गोवा की कैपिटल क्या है? तो साथियों गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत। कौन है गोवा के सीएम? प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। कैपिटल आपको पता ही है पणजी।
कैपिटल आपको पता ही है क्या, पणजी। अगर मैं बात करूं गोवा की, तो गोवा में भी हाल ही में 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल समारोह आयोजित किया गया था। कौन सा? 53वां फिल्म फेस्टिवल, 53वां फिल्म फेस्टिवल, 53वां फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? ये भी गोवा में आयोजित किया गया था। और गोवा में भी कहाँ आयोजित किया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। कहां पर साथियों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में। श्यामा प्रसाद, मुझे संभावना लग रही है कि जैसे कि ये ना पूछ करके कि 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया, ये ना पूछ करके ये पूछ लेगा कि हाल ही में 53वां फिल्म फेस्टिवल गोवा में किस जगह आयोजित किया गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 53वें फिल्म फेस्टिवल समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है साथियों, चलिए गोवा के मैंने आपको सीएम बता दिए, गोवा की कैपिटल, गोवा में अन्य घटना क्या हुई है, और विश्व आरोग्य कांग्रेस का मोटिव उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद क्षेत्र को बढ़ावा देने, चिकित्सकों, छात्रों, है ना, और आयुर्वेद को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस कांग्रेस, इस बैठक का आयोजन किया गया। चलिए साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, देखिए अब ये एकदम नया सा आ गया है। G20 का भी मंत्री परिषद ये बैठक होती है ना, कभी G20 की क्या शेरपा बैठक होती है, कभी G20 का शिखर सम्मेलन होता है। अब ये क्या है? ये है G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहां किया गया? आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, आपका ऑप्शन बी है मुंबई, आपका ऑप्शन सी है गोवा, या आपका ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों इसका जो आयोजन किया गया है अभी हाल ही में, किसका? G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो साथियों ये किया गया है ये मुंबई में। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। तो ये कहां किया गया है साथियों? इसका आयोजन मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे इसके थोड़ा विषय में कि क्यों किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? मैं बात कर रहा हूं G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, ये रहा आपका फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 13 से 16 दिसंबर कहां आयोजित की गई है साथियों? मुंबई में आयोजित की गई है। कहां आयोजित की गई है? मुंबई में। अब हम इसका पढ़ेंगे उद्देश्य। ठीक है साथियों, कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इस मीटिंग को करने का उद्देश्य क्या रहा, है ना, क्यों इस मीटिंग को आयोजित किया गया। चलिए अब बात करेंगे इसके उद्देश्य। तो साथियों जितने भी विकासशील देश है, विकासशील देश हैं, कम विकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, द्वीपीय देश हैं, इसमें इनको विकास का मतलब विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, ठीक है, किसके? कम विकासशील, कम विकासशील या कम विकसित, सॉरी, है ना, कम विकसित या विकासशील, विकासशील जितने भी देश हैं, है ना, इनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तथा विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किसका आयोजन किया गया? G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया गया। विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किसका आयोजन किया गया साथियों? इस मीटिंग का आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा G20 के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे अपने G20 के विषय में। किसके विषय में? G20 के विषय में। तो G20 आपको पता होगा, G20 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर के एक वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई। अगर साथियों मैं इसकी किसकी बात करूं? इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, और भारत भी 1999 से ही G20 का क्या है? एक सदस्य है, G20 का सदस्य है। अगर मैं बात करूं साथियों भी हाल ही में बैठक, G20 की बैठक कहां की गई? G20 की बैठक कहां की गई? तो हाल ही में साथियों G20 का जो शिखर सम्मेलन 2022 का हुआ है, तो वो कहां हुआ है? वो हुआ है बाली। और बाली कहां का शहर है साथियों? बाली शहर है इंडोनेशिया का, बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया। ठीक है साथियों,
अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया साथियों बाली, इंडोनेशिया में, है ना। स्थापना कब हुई थी G20 की? वो हुई थी 1999 में। जितने भी विकसित देश हैं, है ना, वो अब मिलकर के जितने भी कम मतलब अल्प विकसित देश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए G20 का क्या किया गया? गठन किया गया साथियों। अगर मैं बात करूं भी हाल ही में G20 की शेरपा बैठक की, G20 की शेरपा बैठक की, तो साथियों भी हाल ही में G20 की शेरपा बैठक भी हुई है, G20 की शेरपा बैठक भी हुई है। तो वो कहां हुई है साथियों? तो वो हुई है उदयपुर राजस्थान में। कहां हुई है? उदयपुर राजस्थान में। ये आपको फैक्चुअल जी के भी पता लग रहा है, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है साथियों, मैंने करंट में G20 से रिलेटेड सारी बैठक पे आपको बता दी। G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ है? तो वो हुआ है साथियों बाली, इंडोनेशिया में। अगर मैं बात करूं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की आयोजन कौन करेगा और इसकी कौन अध्यक्षता करेगा? तो साथियों वो करेगा अपना प्यारा भारत। ठीक है साथियों। अच्छा, G20 की शेरपा बैठक कहां हुई? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है साथियों, G20 की बैठक बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, और G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है? तो वो हुई है साथियों कहां? मुंबई में। कहां हुई है साथियों? ये हुई है मुंबई में। ठीक है, किस लिए हुई है ये मैंने इसका उद्देश्य बता दिया, कम विकसित, विकासशील और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 की डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन मुंबई में किया गया। अब बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई गई है? यहां हम बात करें श्री अरविंदो, किसकी बात कर रहे हैं साथियों? श्री अरविंदो की, यानी कि अरविंद घोष की। अरविंद घोष को ही अरविंदो बोलते हैं। ठीक है साथियों, अरविंद घोष की बात चल रही है। ठीक है, जो कि क्या थे? एक फिलोसफर थे, एक हिस्टोरिक थे, मतलब एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी भी थे, और क्या थे? बाद में एक योगी बन गए थे। कौन? श्री अरविंदो। तो इनकी हाल ही में भी जयंती मनाई गई है, और उस जयंती पर पीएम मोदी ने बहुत सारी विशेष दी हैं इनको। ठीक है, तो कौन सी जयंती बनाई गई है? आपका ऑप्शन है ए 148वीं जयंती, आपका ऑप्शन है बी 149वीं जयंती, आपका ऑप्शन है सी 150वीं जयंती, या आपका ऑप्शन है डी 152वीं जयंती। तो साथियों भी हाल ही में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है साथियों? 150वीं जयंती मनाई गई है। बात करेंगे हम श्री अरविंदो के विषय में। किसके विषय में? श्री अरविंदो के विषय में, यानी कि अरविंद घोष के विषय में। किसके विषय में साथियों? अरविंद घोष के विषय में। इनका जन्म 1872 में कोलकाता में हुआ था। जन्म कहां हुआ साथियों? 1872 में कोलकाता में हुआ था। मूल रूप से कहां के थे? कोलकाता के थे। ठीक है साथियों। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो साथियों ये 1872 में जन्म लेने के पश्चात में 1893 में कहां चले गए? ये लंदन चले गए। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां चले गए? लंदन चले गए, और इन्होंने यहां पढ़ाई की। 1872 की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं 1890 की। तो ये 1890 में कहां चले गए? लंदन चले गए, और 1893 में वापस लौटे। कहां से? लंदन से पढ़ाई करके। 1893 में आकर के इन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। क्या थे ये? श्री अरविंद घोष। अगर मैं इनके परिचय की बात करूं तो साथियों श्री अरविंद घोष जो थे वो एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या थे? एक फिलोसफर थे। ठीक है, और एक क्रांतिकारी भी थे। क्या थे साथियों? एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी घटनाओं में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, इन्होंने अपनी रचनाओं, कृतियों के माध्यम से बंगाल की खोई हुई जनता, बंगाल की सोई हुई जनता को जागरूक करने का काम किया था। कब? 1905 के बंगाल विभाजन के आंदोलन में। 1905 के बंगाल विभाजन के आंदोलन में। तो साथियों इनके द्वारा कुछ रचित पुस्तकें हैं, कुछ मैगजीन हैं। ठीक है, पुस्तकें या मैगजीन। तो साथियों अगर मैं पुस्तकें की बात करूं, किसकी? अरविंद घोष के द्वारा रचित पुस्तकों की, तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। कौन सी साथियों? द लाइफ डिवाइन। द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा रचित है? द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा रचित है। अगर मैं बात करूं साथियों पत्रिका की, तो इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी वंदे मातरम। कौन सी पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी वंदे मातरम। साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम। जब बंगाल विभाजन चल रहा था, जब बंगाल विभाजन चल रहा था 1905 में, तो इन्होंने
बंगाल की सोई हुई जनता को जागरूक करने के लिए ब्रिटिशर्स के प्रति, है ना, जो क्रूरता ला रहे थे भारतीयों के प्रति, और उसका असली चेहरा दिखाने के लिए, ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिखाने के लिए अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका जारी की जिसका नाम था वंदे मातरम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वंदे मातरम। ये पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसके माध्यम से बंगाल की सोई हुई जनता को जागरूक किया गया। किसने? अरविंद घोष ने। 1893 में भारत वापस आ गए थे। और मैं बात करूं साथियों 1893 में, तो 1893 में ही एक दो शख्स और जुड़े हुए हैं। कौन? शिकागो धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए विवेकानंद जी। विवेकानंद जी कब गए? विवेकानंद जी, विवेकानंद, ठीक है साथियों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी कहां पहुंचे? लंदन। अगर मैं बात करूं साथियों 1893 की, तो 1893 में कौन चले गए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए थे। अब देखो मैं इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया आपको। 1893 में महात्मा गांधी कहां चले गए थे? अफ्रीका चले गए थे केस लड़ने के लिए, अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए कहां चले गए थे? अफ्रीका। महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए थे। कितने वर्षों के लिए? 22 वर्षों के लिए महात्मा गांधी अफ्रीका चले गए थे। ठीक है साथियों, 1893 में ही मैंने बता दिया ये एक क्रांतिकारी थे, और बाद में क्या हो गए? एक फिलोसफर भी हो गए, एक दार्शनिक भी हो गए थे। दार्शनिक, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, बाद में योगी बन गए। ठीक है, बाद में योगी बन गए। कौन? अरविंद घोष जी। और इनके द्वारा कुछ रचित पुस्तकें और कुछ पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है साथियों, तो हाल ही में इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का आरंभ किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो साथियों ये योजना पूर्व में भी 2009-10 में भी स्टार्ट की जा चुकी है, लेकिन अब चर्चा में रही है तो प्रश्न आने की संभावना थोड़ी सी प्रबल हो जाती है। अच्छा, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको आरंभ किया गया है? आपका ऑप्शन ए है संसदीय मामलों के मंत्रालय, आपका ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आपका ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, या आपका ऑप्शन डी है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत। तो साथियों प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को लागू या क्रियान्वयन किया गया है, वो किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया है। बात करेंगे हम किसकी? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना की। तो साथियों ये योजना एक तो पूर्व में बात करेंगे हम, है ना, पूर्व में, ठीक है, और अब वर्तमान में। पूर्व में और वर्तमान में दोनों में बात करेंगे हम। तो साथियों पूर्व में तो ये 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। पूर्व में कब प्रारंभ की गई थी? 2009-10 में। 2009-10 में इस योजना को क्रियान्वयन किया गया। 2009-10 में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है साथियों, चलिए एक पॉइंट मिला हमको कि ये योजना जो है पूर्व में स्टार्ट की जा चुकी है। 2009-10 में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया पायलट परियोजना के आधार पर। पायलट परियोजना के आधार पर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। अच्छा, किस लिए किया गया? तो साथियों 50% एससी जनजाति, 50% प्लस जिस जिले की अनुसूचित जाति की आबादी है, 50% प्लस एससी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, एससी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, उनके एकीकृत विकास के लिए, उनके एकीकृत विकास के लिए, है ना, 50% जिस राज्य की, जिस क्षेत्र की क्या 50% प्लस एससी आबादी होगी, तो उन गांवों का एकीकृत विकास के लिए, उन गांवों के एकीकृत विकास के लिए, उन गांवों के एकीकृत विकास के लिए इस योजना को लागू किया गया था। एकीकृत विकास के लिए किसको? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्रामीण योजना, है ना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये तो हो गई बात साथियों पूर्व की, कि इसको पूर्व में भी क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब मैं बात करूं वर्तमान की, तो साथियों वर्तमान में ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, वर्तमान में किसको? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया। अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका
क्रियान्वयन किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, तो कहीं ना कहीं ये साथियों जनजातीय लोगों से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? जनजातीय लोगों से संबंधित होगी। ये 2009-10 में प्रारंभ की गई थी, लेकिन अब जो इसको साथियों 2021-22 के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 2025-26 तक इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। अच्छा, किस लिए काम आएगी? तो साथियों अब ये 50% प्लस में एसटी आबादी, एसटी मतलब जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, 50% एसटी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में या जिस जिले में 50% प्लस एसटी आबादी है, उनका एकीकृत विकास करने के लिए, उनका एकीकृत विकास करने के लिए, है ना, उनको समान रूप से क्या समझने के लिए, है ना, उनके जो आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए, है ना, और अदर कास्ट में यानी अदर लोगों में, अदर जातीय क्षेत्रों में और इनके जातीय क्षेत्रों में एक सामंजस्य बिठाने के लिए और इनको एकीकृत विकास के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए मैंने बात कर ली वर्तमान में किसको, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 21-22 से प्रारंभ होगी 25-26 तक, और जिस क्षेत्र में 50% प्लस में एसटी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनका एकीकृत विकास करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। अच्छे, शुरुआत में 5 जिलों में आरंभ की गई थी ना, शुरुआत में 5 जिलों में आरंभ की गई, लेकिन इतना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, मैंने बता दिया जनजातीय मामलों के मंत्रालय, मंत्रालय बहुत पूछते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर, हु इज मनु भाकर? मनु भाकर कौन है? ये शूटर हैं। मनु भाकर कौन है साथियों? ये एक शूटर हैं। मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? आपका ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, आपका ऑप्शन बी है रजत पदक, आपका ऑप्शन सी है कांस्य पदक, या आपका ऑप्शन डी है कोई नहीं जीता। तो साथियों रिसेंटली राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। बात करेंगे हम राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की। किसकी बात करेंगे साथियों? हम राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की। तो साथियों इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया भोपाल में। कहाँ आयोजन किया गया साथियों? इसका आयोजन किया गया भोपाल में, आयोजन भोपाल में। और जो ये मनु भाकर हैं, कौन? मनु भाकर, ये कौन है? मनु भाकर। तो साथियों इन्होंने हाल ही में 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है मनु भाकर ने, भारत की ओर से मनु भाकर। ठीक है, ये कौन है? निशानेबाज हैं। मनु भाकर कौन है साथियों? निशानेबाज हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है साथियों? गोल्ड जीता है। क्या? गोल्ड जीता है मनु भाकर जी ने। ठीक है, चलिए कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई भोपाल में। कहाँ आयोजित की गई साथियों? ये आयोजित की गई भोपाल में। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ आयोजन किया गया? भोपाल में। कहाँ आयोजन किया गया साथियों? भोपाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुखविंदर सुक्खू, कौन? सुखविंदर सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है तेलंगाना, आपका ऑप्शन सी है पंजाब, या आपका ऑप्शन डी है चेन्नई। तो साथियों मैं आपको बता दूं हाल ही में सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये कौन है? सुखविंदर सुक्खू। कौन है साथियों? ये है सुखविंदर सुक्खू। कौन है साथियों? सुखविंदर सुक्खू है। सुखविंदर सुक्खू पंजाब के कौन? हिमाचल प्रदेश के सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सुक्खू। ठीक है साथियों, मैं बात कर रहा हूं किसकी? हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, आप इतना ही समझ लिए हिमाचल। चलिए बात करें हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम की। ठीक है, किसकी साथियों? पूर्व सीएम की, क्योंकि ये सीएम नियुक्त हुए हैं तो इसलिए जानना जरूरी है कि पूर्व सीएम कौन थे। तो साथियों पूर्व सीएम थे हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। कौन थे साथियों? जयराम ठाकुर। कौन थे? जयराम ठाकुर। और आपको पता होगा, पता क्या होगा मैंने बता ही दिया है, ये कौन है? वर्तमान सीएम है। कौन? सुखविंदर सुक्खू। कौन है? वर्तमान सीएम। वर्तमान सीएम कौन है साथियों? सुखविंदर सुक्खू। वर्तमान सीएम, वर्तमान सीएम कौन है? सुखविंदर सुक्खू है। ठीक है साथियों,
सुखविंदर सुख, सुबह सुबह इतना बोलना थोड़ा सा ऐसी हो जाता है। सुखविंदर सुख मैं लिख रहा हूं, आप समझते रहिए। सुखविंदर सुख कौन है साथियों? ये वर्तमान सीएम है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की, तो साथियों इसकी जो कैपिटल है वो दो तरह की कैपिटल होती हैं। इसकी कैपिटल एक तो विंटर की, एक समर की, ठीक है, विंटर की और एक समर की, विंटर की और एक समर की, विंटर की और एक समर की। तो साथियों जो विंटर की कैपिटल है, विंटर की कैपिटल है वो क्या है? शिमला। विंटर की कैपिटल क्या है साथियों? शिमला। और हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल क्या है? देहरादून। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल क्या है साथियों? देहरादून। सॉरी गलत हो रही है, ये धर्मशाला, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? धर्मशाला, और लिख रहा हूं मैं देहरादून। ठीक है साथियों, तो ये है धर्मशाला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की समर यानी कि गर्मियों की कैपिटल क्या है? धर्मशाला। वर्तमान सीएम सुखविंदर सुख, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य क्या इंडो कारपेट युद्ध अभ्यास हुआ? किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य? कौन सा? इसको की को काट दो। ठीक है साथियों, चलिए इसको हम उड़ा देते हैं। वर्तमान में किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य, किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य, है ना, क्या हुआ? इंडो कारपेट युद्ध अभ्यास हुआ। आपका ऑप्शन ए है इंडिया जापान, आपका ऑप्शन है बी इंडिया श्रीलंका, आपका ऑप्शन है सी इंडिया इंडोनेशिया, या आपका ऑप्शन है डी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों मैं बताता चलूं आपको, हाल ही में इंडो कारपोरेट युद्ध अभ्यास है, एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, वो हुआ है इंडिया और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य। आपका ऑप्शन सी सही हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं इंडो कारपेट के विषय में। किसके विषय में? इंडो कारपेट के विषय में। ये क्या है? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। सबसे पहले तो ये जान लो कि कैसा अभ्यास है ये? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। कौन सा? इंडो कारपेट। अब जैसा कि नाम में ही आपको वर्णित है, IND यानी कि इंडिया और INDO यानी कि इंडोनेशिया। देखो है ना, इंडोनेशिया। मैं इसको रब कर देता हूं, आप दोबारा से देख लीजिए। इंड से क्या हो गया साथियों? इंडिया। इंड से क्या हो गया साथियों? इंडिया। और इंडो से क्या हो गया? इंडोनेशिया। इंडो से क्या हो गया साथियों? इंडोनेशिया। तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला क्या? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, युद्ध अभ्यास बहुत चर्चा में रहे हैं, चर्चा में रहते भी हैं। तो युद्ध अभ्यास से एक न एक प्रश्न आने की संभावना आपकी ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे किसके विषय में? युद्ध अभ्यास के विषय में। तो साथियों इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन कौन से युद्ध होते हैं? तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य आर्मी और नेवी युद्ध अभ्यास होते हैं। आर्मी का हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रेलिया का और भारत का हाल ही में एक आर्मी का युद्ध अभ्यास हुआ है ऑस्ट्रा हिंद। एक युद्ध अभ्यास होता है नेवी का, तो नेवी का होता है ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स। मैं बात करूं इंडिया एंड बांग्लादेश की। किसकी साथियों? इंडिया एंड बांग्लादेश की। तो इंडिया एंड बांग्लादेश का आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास होते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य आर्मी का युद्ध अभ्यास होता है संप्रति। कौन सा साथियों? संप्रति। और इंडिया बांग्लादेश का नेवी का युद्ध अभ्यास होता है INBN कॉर्पोरेट, यानी कि इंडिया बांग्लादेश कॉर्पोरेट। तो जितने भी कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास है तो वो कहीं ना कहीं नेवी से जुड़े हैं। जितने भी कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास अगर आपको आ जाए, कौन सा? कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास आपको लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब सीधा का सीधा किससे होगा? नेवी से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा साथियों? नेवी से रिलेटेड होगा, यानी कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास होगा। ये कैसा युद्ध अभ्यास होगा? ये कहीं ना कहीं नौसैनिक युद्ध अभ्यास होगा। ठीक है साथियों, तो एक थोड़ी सी ट्रिक भी मान लो, आप इसको समझ लो कि कॉर्पोरेट जहां भी आ जाए तो आप सीधे ही सीधे ये नेवी से रिलेटेड युद्ध अभ्यास है ना, लेकिन किसके बीच हुआ तो वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के मध्य, जिसका नाम रखते हैं हम टेबल टॉप एक्सरसाइज। टेबल टॉप एक्सरसाइज। इंडिया एंड चाइना के मध्य आर्मी का होता है कौन कौन से? हैंड इन हैंड। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इंडिया एंड चाइना के मध्य जो एक ही युद्ध अभ्यास होता है, किसका? आर्मी का युद्ध अभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? हैंड इन हैंड। ठीक है,
इंडिया एंड फ्रांस के मध्य 3 तरह के युद्धाभ्यास लड़ते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है साथियों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी का ये जो युद्धाभ्यास होता है उसको नाम रखते हैं हम शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस के मध्य। नेवी से जो युद्ध होता है उसका नाम रखते हैं हम वरुणा। क्या नाम रखते हैं साथियों? वरुणा। और एयरफोर्स से जो युद्ध होता है भारत और फ्रांस का, उसका नाम रखते हैं हम गरुड़ा, यानी कि गरुड़। ये बहुत अच्छा प्रश्न है हाल ही में। देखिए, अगर बात आ जाए गरुड़ की, तो गरुड़ युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के मध्य लड़ा जाने वाला एयरफोर्स का एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और बात आ जाए गरुड़ शक्ति की, तो गरुड़ शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। गरुड़ भारत और किसके मध्य? फ्रांस के मध्य। गरुड़ भारत और फ्रांस के मध्य, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इन दोनों में से एक नए प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, देख लेना। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अपने अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में हुरून ग्लोबल की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? साथियों, अभी हुरून ग्लोबल एक वैश्विक संस्था है, एक वैश्विक मंच है, जो बहुत सारी कंपनीज की, मोस्ट कंपनीज की, टॉप 100, टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट जारी करती है ना, कॉर्पोरेट संस्था की लिस्ट जारी करती है। ठीक है, तो उसने भी हाल ही में एक लिस्ट जारी करी है 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की। उसमें भारत की कौन सी रैंक प्राप्त की है भारत ने? आपका ऑप्शन ए है 5वीं रैंक, आपका ऑप्शन बी है 8वीं रैंक, सी ऑप्शन आपका 10वीं रैंक, या डी ऑप्शन आपका 12वीं रैंक। तो साथियों, भी हाल ही में हुरून ग्लोबल के द्वारा 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत ने 5वीं रैंक हासिल करी है। कौन सी रैंक हासिल करी है साथियों? 5वीं रैंक हासिल करी है हुरून ग्लोबल की। हुरून ग्लोबल किसकी बात कर रहा हूं साथियों में? हुरून ग्लोबल की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की, 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं साथियों। 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की बात कर रहा हूं। तो साथियों, अभी हाल ही में लिस्ट जारी की गई है, तो इसमें भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त करी है? इसमें भारत ने 5वीं रैंक प्राप्त करी है, 5वीं रैंक प्राप्त करी है। और इससे पूर्व क्या थी? इससे पूर्व 8वीं रैंक थी। इससे पूर्व क्या थी साथियों? 8वीं रैंक थी। तो भारत की तरफ से लगभग के 20 कंपनी इसमें शामिल रही हैं। 20 कंपनी का नाम जो हुरून ग्लोबल की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में भारत की तरफ से 20 कंपनियों का नाम भी आया है। और उन 20 कंपनियों में जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रही है, वो रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। वो कौन सी रही है साथियों? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके सीईओ मैंने आपको बता चुका हूं कई बार, इसके सीईओ है आकाश अंबानी। इसके सीईओ कौन है? आकाश अंबानी। संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी जी। तो जितनी 20 कंपनियां रही हैं, उनमें मैक्सिमम कंपनी जो रही है, अग्रणी कंपनी जो रही है, वो रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हुरून ग्लोबल की 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में भारत की रैंक 5वीं, और भारत की ओर से जो सब सर्वाधिक अग्रणी कंपनी रही है, वो रही है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। साथियों, आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं कि आज का प्रश्न, हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसमें कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना होगा। तो साथियों, आज का प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है साथियों, आज का ये प्रश्न है, और इसी के साथ हम आज की श्रृंखला को धन्यवाद के साथ समाप्त करते हैं। सेशन कैसा रहा? 2-3 दिन लेट रहा, उसके लिए माफी चाहता हूं। आगे से सेशन आपको कंटिन्यू मिलेगा, है ना। और करंट अफेयर की हमारी नवंबर माह की सीरीज मैंने डाल दी है। नवंबर माह के टॉप 50+ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी वीडियो में डले हुए हैं। आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, अरुणोदय क्लासेस। चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसमें बहुत सारे प्रश्न कवर करता हूं, और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आज की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। सादर अभिवादन, धन्यवाद।